हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार मैथ्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का वेलकम करता हूं। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए न्यू टॉपिक दैट इज़ रैंडम वेरिएबल। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले कि रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसा कि हम नाम इसमें देख रहे हैं वेरिएबल्स, बेसिकली ये क्या होता है, हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है। इफ़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एज्यूम बाई ए वेरिएबल्स, जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, तो टॉस करने पर हम कहते हैं कि एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं या दो कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उस पर हम हेड को देख सकते हैं, हेड की काउंटिंग देख सकते हैं, या हम टेल उस पर टेल आने की नंबरिंग देख सकते हैं कि अगर हमने दो कॉइन को टॉस किया है तो टेल कितने पर आ रहा है, एक वन टाइम है या मैक्सिमम टू टाइम्स है या दोनों ही हमारे हेड आए हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं इफ़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ assume if numerical values assume by a variable are the result of some chances factors for a particular value कैन नॉट बी एग्जैक्टली प्रेडिक्ट इन एडवांस, जिसको क्या है हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। देन द वेरिएबल इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। ए रैंडम वेरिएबल is also called चांस वेरिएबल। इसको एक नाम से और भी हम बोल सकते हैं चांस वेरिएबल और स्टोकास्टिक वेरिएबल। It is denoted by कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, डॉट डॉट डॉट। अब हम बात करते हैं, तो बेसिकली जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। मान लीजिए हम कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, हम लिखेंगे यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन, हमने एक कॉइन को टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस हमें क्या मिल सकता है, सैंपल स्पेस, यानी कि उसके टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो हेड आ सकता है और क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हम पूछें नो हेड, तो यानी कि हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर बात करें हम वन हेड, तो x इज इक्वल टू कितना है, वन। तो मैक्सिमम आप देख रहे हैं इसमें एक ही तो हेड आ सकता है। तो इसके जो रैंडम हम वेरिएबल बोलेंगे, तो हम जो रैंडम वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करेंगे वो रैंडम वेरिएबल क्या होगा हमारा, x। दो ही होंगे, ज़ीरो और वन। अब फिर हम बात करते हैं यहाँ पर टॉसिंग टू कॉइन। अगर मैं दो कॉइन को टॉस करता हूँ तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा यहाँ पर,
हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब मैं पूछूं आपसे नो हेड, तो एक्स इज इक्वल टू क्या बोलोगे? ज़ीरो। अब इसमें कितने हेड हैं? तो एक हेड, एक हेड में आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? वन। केवल एक हेड की बात की गई है। और आपसे पूछा जाए दो हेड, तो एक्स इज इक्वल टू कितना है? टू। तो रैंडम वेरिएबल क्या है हमारे पास यहाँ पर? रैंडम वेरिएबल हो जाएंगे 0, 1, 2। अगर हम बात करें यहाँ पर टॉसिंग 3 कॉइन, अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस कितना मिलेगा हमें? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस क्या बन सकता है? हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, और एच टी एच। उसके बाद हमारे पास है टी एच एच या टी 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 एच, वो तो हो गया हमारा। उसके बाद है टी एच टी, उसके बाद है एच टी टी, और लास्ट है हमारा टी टी टी। तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। अब इसमें अगर हम बात करें नो हेड, तो इस दैट्स मीन एक्स ज़ीरो। अगर हम बात करें एक हेड, तो एक्स वन। अगर हम बात करें दो हेड, तो एक्स कितना होगा हमारा? टू। अगर हम बात करें मैक्सिमम 3 ही हेड हो सकते हैं, अगर हम इसमें बात करें 3 हेड, तो एक्स कितना होगा हमारा? 3। तो इस तरह आपने देखा कि रैंडम नंबर हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे? रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल जो हमारे पास हैं वो हो जाएंगे एक्स 0, 1, 2 एंड 3। तो आई होप कि आपको रैंडम नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शंस, इसमें इवेंट्स, हमारे पास जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें हमारे पास जो भी सैंपल स्पेस बनता है वो सब हमारा रैंडम नंबर को डिफाइन करता है। तो इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने कोई, मान लीजिए अभी मैंने जैसे आपका यहाँ पर 2 कॉइन के लिए लिया था, तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम सैंपल स्पेस, यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास एच एच, तो कितने एच हैं हमारे पास? 2 एच टी, कितने हैं इसमें हेड? 1। टी एच, इसमें कितने हेड हैं? 1। और यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं कितने? टी एंड टी, इसमें हेड कितने हैं? 0। लेकिन हमें बताया जाता है सेट में कि 1 और 1 यहाँ पर कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। लेकिन किसी भी सेट्स में आपने पढ़ा है कि हम लिखने को तो यहाँ लिख सकते हैं 2 1 1 0, लेकिन एक जितने भी हम सेट बनाते हैं उन सेट्स में किसी भी एलिमेंट्स की जो काउंटिंग होती है वो केवल 1 टाइम होती है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे इस तरह 0 1 2, यानी कि आपके पास जो रैंडम नंबर बनेंगे वो केवल यहाँ 3 ही होंगे। इसमें तो आप यहाँ पर 4 देख रहे थे, लेकिन ये 4 नहीं होंगे, ये आपके पास कितने होंगे? 3 होंगे। तो इस तरह हम इस किसी भी उसके लिए शो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको रैंडम नंबर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। जैसे हमने पहले भी आपको ऑलरेडी क्लास में बताया था कि मान लीजिए किसी फैमिली में 4 चिल्ड्रंस हैं, तो 4 चिल्ड्रंस में हम कितने रैंडम नंबर बॉयज़ के लिए बना सकते हैं? तो अगर बात करते हैं हम 4 चिल्ड्रंस की, उसमें कितने बॉयज़ हो सकते हैं? तो रैंडम नंबर क्या हो सकते हैं उसके? या तो कोई भी बॉयज़ नहीं हो सकता है, सभी गर्ल्स हो सकती हैं, तो 0। या उनमें एक बॉयज़ हो सकता है, 2 बॉयज़ हो सकते हैं, 3 बॉयज़ हो सकते हैं, और मैक्सिमम 4 बॉयज़ हो सकते हैं। तो रैंडम नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से, और कहाँ तक जा रहा है? 1 2 3 4। तो आई होप
आपको रैंडम नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। एक्चुअल में होती न्यूमेरिक वैल्यू है ये, यहाँ जैसा हमने डेफिनेशन में लिखा है कि हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू होती है, लेकिन हम उसको एक सेट्स की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं रैंडम नंबर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसमें एक छोटा सा यहाँ पर चार्ट की फॉर्म में हम इसको दिखा सकते हैं कि रैंडम नंबर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसको आप इस तरह डिवाइड करके दिखा दीजिए। यहाँ पर लिखिए आप रैंडम वेरिएबल, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। तो एक तो होते हैं हमारे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, और एक होते हैं हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, एनी वैल्यू विद इन एन इंटरवल। यानी कि हम इसको अगर डिफाइन करें तो इसको हम लिख सकते हैं एनी वैल्यू विद इन एन इंटरवल। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस का मतलब है अगर हमने यहाँ से यहाँ तक की कोई रेंज आप बनाई है तो इसमें जितने भी यहाँ से यहाँ तक के होंगे वो सारे ही नंबर हम इसको चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए 1 से 2 है तो इसमें आप जितने भी वो डेसिमल में आएंगे वो सब हमारे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में। जैसे कि अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे हाइट होती है या वेट होता है, तो आप दिखा सकते हैं द हाइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे हाइट है हम उसको किस में भी कह सकते हैं। मान लीजिए हम कहें यहाँ से 1 पॉइंट या आपका 1.65 मीटर, इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कहने का मीनिंग है कि हम इसको डेसिमल्स में या वेट, और आप कह सकते हैं वेट इन केजी ऑफ ए ग्रुप। तो आप इसमें 2 तरह के रैंडम वेरिएबल स्टडी करेंगे और दोनों के लिए अलग अलग फार्मूलाज हमें यूज़ करना होता है, मेथड भी हमारे डिफरेंट होंगे। और एक होता है ओनली आइसोलेटेड वैल्यू, ओनली आइसोलेटेड वैल्यू। जैसे कि आप बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने अभी नंबर ऑफ हेड्स का एग्ज़ाम्पल लिया था, नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो आपने क्या कभी देखा है कि जो हम बात करते हैं कि टॉस 2.2 टाइम्स आया है, 2.3 टाइम्स आया है, क्या कहते हैं हम टॉस को कि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स। यानी कि ये जो आपके पास हैं ये सब हमारे इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं 0, 1, 2, 3, 4। आप कहेंगे या तो नहीं आया है, या एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। तो इस तरह इसमें ये होते हैं। या दूसरा एग्जांपल हम कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं द नंबर ऑफ एस, यानी कि जो अगर हम इक्का निकालते हैं, द नंबर ऑफ एस इन ड्रॉ 2 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक। अगर हम
किसी गड्डी में से दो पत्ते निकालते हैं, 2 कार्ड्स, तो उसमें से इक्का होने की कितने चांसेस हो सकते हैं? तो एक भी हो सकता है। क्या रैंडम नंबर हमारे बन सकते हैं? नहीं भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर रैंडम नंबर की बात करूँ, नहीं भी हो सकता है, एक हो सकता है और दो हो सकते हैं। तो इस तरह रैंडम नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं। ये है हमारा डिस्क्रीट। हम ये नहीं कह सकते कि इक्का 1.1 टाइम आया, 1.2 टाइम्स आया है। तो आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे कि हम किस तरह से इनको स्टडी करेंगे और डिस्क्रीट क्या है हमारे पास और कॉन्टिन्यूस क्या है, इन सब को। अब हम यहाँ से जो फर्स्ट हमारा आता है वो आएगा जब हम स्टडी करेंगे। तो अब हम इसमें स्टडी करेंगे यहाँ पर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो इसके लिए करने जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या इसमें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम इसको कह सकते हैं किसके लिए स्टडी कर रहे हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का मीनिंग है कि जितनी भी आप यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, हर एक रैंडम वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम, जिसे आपने थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जितने हमारे पास रैंडम वेरिएबल यहाँ पर होंगे उन्हीं के हिसाब से हमारे पास उनकी प्रोबेबिलिटी हमें दी जाएगी। तो यहाँ उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। जैसे हम बात करें कि हमारे पास कोई भी रैंडम वेरिएबल है तो हम उसको यहाँ पर x1 बोल सकते हैं फर्स्ट, उसके बाद में इसको x2 बोल सकता हूँ, मेरे पास दूसरा रैंडम वेरिएबल है, फिर मेरे पास x3 तीसरा रैंडम वेरिएबल है। इसी तरह हमारे पास कितने भी रैंडम वेरिएबल हैं तो हमें सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर या तो दी होगी ऑलरेडी या आपको यहाँ पर निकालनी भी पड़ सकती हैं। तो इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें 12th लेवल पर देखने को मिले होंगे। अब इसके लिए हमारे पास इसकी 2-3 प्रॉपर्टी होती हैं कि सबसे पहले आपने देखा होगा, जैसे मैं अभी यहाँ एक टेबल बना देता हूँ विद, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अभी मान लीजिए हमने एक सैम्पल स्पेस बनाया है। हमने सैम्पल स्पेस 2 कॉइन्स के लिए बनाया है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड हेड हेड, यहाँ पर आपका सॉरी टेल टेल। तो इस तरह हमने एक सैम्पल स्पेस बना दिया। अब इस सैम्पल स्पेस के कोरस्पॉन्डिंग हम एक छोटी सी टेबल, ताकि हमने जो ये वैल्यूज़ लिखी हैं ये चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाए, तो हम इसके लिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहिए अगर प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई है। तो अभी हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर बोला, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है? यहाँ पर हमने रैंडम नंबर कितना बना रखा है? 2। तो 2 हेड आने के लिए अगर आप देखें तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी निकालने का कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि मेरे पास 4 हैं। अब मैं दोनों हेड को निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैंने यहाँ दोनों हेड लिखे हैं। अब इस दोनों हेड में कितने एलिमेंट हैं? तो एलिमेंट तो एक ही है, 4 में से एक ही तो एलिमेंट चूज़ किया आपने, पूरा पेयर ये एक ही एलिमेंट कहलाता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की वो हो गई 1/4। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे कि 2 हेड आने के लिए जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है। अब मैं बात करता हूँ एक हेड आने की, तो अब मैं सबकी अलग अलग निकाल रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं अगर इसके लिए निकालूँगा
तो इसमें आप देखें कितने हेड हैं इसके अंदर एक ही हेड है, तो यहाँ भी सिंगल एलिमेंट उठाएंगे आप तो इसकी भी क्या होगी 1/4। अब फिर से इसकी दोबारा से देखें तो ये भी 1 है, इसकी भी कितनी होगी, इसकी भी 1/4। सबका सिंगल सिंगल एलिमेंट उठा रहे हैं और यहाँ पर कितना है हमारे पास टी एंड टी। अब इस टी एंड टी की बात करें तो यहाँ पर तो ज़ीरो है। अब प्रॉबिलिटी किसकी निकाल रहे हो, हेड आने की, तो हेड तो आया नहीं है, तो यहाँ भी तो सिंगल सेट है तो इसकी भी क्या होगी 1/4। यानी कि सभी एलिमेंट के लिए हमारे पास 1/4 है। हर एक एलिमेंट के आप उठाते चलेंगे। जैसे और एग्जांपल ले लो, मान लीजिए आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो डाइस पर हर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। तो इस तरह उनकी 1/6 आएगी क्योंकि आप सिंगल सिंगल सबके लिए निकाल रहे हो। तो इस तरह मान लीजिए अगर आपको ये दिया होता है तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल होने के लिए एक तो कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि जितनी भी हमें प्रोबेबिलिटी दी गई हैं हर एक रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो पहली कंडीशन हमेशा याद रखिए कि जितने भी रैंडम वेरिएबल होते हैं, जितने भी रैंडम वेरिएबल हमें दिए जाते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। किसी भी वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी माइनस नहीं होनी चाहिए। अगर बाय चांस यहाँ पर आपको कोई टेबल मिलती है और उस टेबल में किसी की प्रोबेबिलिटी माइनस में दी गई है तो वो हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में काउंट नहीं हो सकता है, यानी कि फॉर एवरी xi। तो पहली कंडीशन सबको समझ में आ गई कि सभी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, इन पॉजिटिव फॉर्म होनी चाहिए, नंबर 1 कंडीशन। और दूसरी कंडीशन होती है हमारे पास कि जितनी भी हमें प्रोबेबिलिटी दी होती हैं उन सब प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए। यानी कि जितनी भी तुम्हारे पास P1, P2, P3, P4 हैं इन सब का जो टोटल होता है वो आपके पास जितनी भी प्रोबेबिलिटी दी गई हैं उन सब का टोटल 1 होना चाहिए। तो ये जो आपके पास दोनों कंडीशन है ये हमारी बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। जैसे आप यहाँ देख लो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, इसका टोटल 1 आएगा। तो जितनी भी ये प्रोबेबिलिटी आप इस पे चेक कर लो, यानी कि आपने ऐसे क्वेश्चंस 12th में किए हैं तो यही हमारा किसका एग्जाम्पल है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए है। तो आई होप कि आपको डिस्क्रीट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। इसके लिए अभी हम आगे की जो वीडियो आएंगी उसमें हम जानेंगे कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के जो हम मीन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, सेम ऐसे ही आप कॉन्टीन्यूस के लिए मीन और वेरिएंस के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।